ओके, तो आज हम द बॉयज के सूप्स को एवेंजर्स और जस्टिस लीग के मेंबर के साथ कंपेयर करने वाले हैं। लेकिन हम उन्हीं कैरेक्टर्स को कंपेयर करेंगे जिनकी पावर्स एक दूसरे से सिमिलर है या फिर वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हो। क्योंकि अगर हम ए ट्रेन को स्कारलेट विच से कंपेयर कर दे या फिर होमलैंडर को हॉकाई से, तो एक फेयर फाइट नहीं होगी। इसलिए अब बैटल शुरू करता है। स्टारलाइट वर्सेस कैप्टन मार्वल। अब स्टारलाइट की पावर्स डिपेंड करती है उसके आसपास के लाइटिंग कंडीशंस पर, और जितनी ज्यादा लाइट उसके आसपास होगी उतनी पावरफुल एनर्जी बीम्स वो प्रोड्यूस करेगी। और स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी वाइज देखें तो स्टारलाइट पीक ह्यूमन लेवल पर है। सुपर ह्यूमन लेवल तक अभी तक ये लड़की नहीं पहुंची है, पर इस लड़की ने काफी पावरफुल सूप से फाइट किया और शेप शिफ्टर जैसे को मार भी रखा है। बट कैप्टन मार्वल खुद एक चलती फिरती पावर हाउस है। ये अपने स्ट्रेंथ से मिसाइल को बीच हवा में डिफ्लेक्ट कर चुकी है और ऐसा कुछ स्टारलाइट नहीं कर सकती। कैप्टन मार्वल पावर स्टोन के पंच को भी सर्वाइव किया है, जो एनी के बस की बात नहीं है। कैप्टन मार्वल लाइट स्पीड से ट्रैवल कर सकती है, जबकि स्टारलाइट फास्ट है लेकिन लाइट स्पीड जितनी नहीं। और जब ये दोनों फाइट करेंगे तब फिजिकली कैप्टन मार्वल इजीली स्टारलाइट को सरपास कर देगी, क्योंकि उसके फीट्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं। लेकिन कैप्टन मार्वल के पास एनर्जी एब्जॉर्प्शन एबिलिटी है, इसलिए स्टारलाइट के अटैक का असर कैरल पर नहीं होगा, वो सिंपली उसे एब्जॉर्ब कर लेगी। और जब स्टारलाइट की पावर्स काम करेगी ही नहीं, तो कैप्टन मार्वल को बीट करना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए कैप्टन मार्वल यहाँ पर जीत जाएगी। डीप वर्सेस एक्वामैन। अब सीजन 4 में डीप को अच्छा खासा स्पॉटलाइट मिला, और अगर ए ट्रेन बीच में इंटरफेयर ना करता तो स्टारलाइट को मार ही देता। लेकिन भले डीप को कितना भी पावरफुल बना लो, वो आखिर में एक्वामैन की एक चीप पैरोडी है। बोलने के लिए तो दोनों 7 सीज के रूलर है, लेकिन एक्वामैन सच में रूल करता है, जबकि डीप का कोई किंगडम पानी में एग्जिस्ट नहीं करता। एक्वामैन सबमरीन को लिफ्ट कर सकता है अपने स्ट्रेंथ से, और इसके बैटल स्किल्स को देखो, इतने अच्छे स्किल्स के सामने डीप 1 मिनट भी नहीं टिक सकता। इसलिए जब ग्राउंड पर फाइट होगी तब एक्वामैन बिना किसी प्रॉब्लम के डीप को बीट कर देगा। और अगर अंडर वाटर फाइट होती है तो डीप को हमने अभी तक वाटर में फाइट करते हुए नहीं देखा है, इसलिए ये बताना काफी मुश्किल है कि डीप पानी के अंदर कैसे फाइट करेगा। बट एक्वामैन बहुत बड़े स्केल पर एक्वेटिक क्रिएचर्स को कंट्रोल कर सकता है, इसलिए टाइम आने पर सीज के सारी क्रिएचर्स डीप के अगेंस्ट में खड़े हो सकते हैं। इसलिए पानी के अंदर भी डीप पूरी तरीके से मारा जाएगा। ए ट्रेन वर्सेस मकारी। अब वैसे तो मैं ए ट्रेन को क्विकसिल्वर से कंपेयर करने वाला था, लेकिन पीटरो मर चुका है और अभी के लिए एमसीयू के पास स्पीडस्टर के नाम पर सिर्फ मकारी है। वैसे लड़की एक इटर्नल है जो हजारों साल पहले प्लैनेट पर आई थी, और इसने 7000 साल डेविएंट से फाइट किया है। अब ए ट्रेन हो सकता है अपने यूनिवर्स का फास्टेस्ट मैन अलाइव हो, लेकिन ए ट्रेन की ड्यूरेबिलिटी लेवल्स पीक ह्यूमन पर भी नहीं है। इसके पास स्ट्रेंथ भी ज्यादा देखने नहीं मिलती, और वॉर्ड ने ए ट्रेन को फाइट करना नहीं सिखाया, इसलिए सुपर ह्यूमन से फाइट नहीं कर सकता। बट एक इटर्नल होने की वजह से मकारी फिजिकली सुपीरियर है, और ऑफिशियली मकारी ज्यादा फास्ट है ए ट्रेन से, इसलिए एक डेडली फाइट होती है तो ए ट्रेन मकारी को ज्यादा देर तक बराबरी की टक्कर नहीं दे सकता। ऊपर से मकारी अपने स्पीड का यूज करके इतने जोर से अटैक करती है कि वह शॉकवेव बन जाते हैं, और इस लेवल के अटैक ए ट्रेन नहीं सह सकता। इसलिए स्पीड में तो मकारी बेटर है, लेकिन दूसरे जितने भी फैक्टर्स है जैसे फाइटिंग एक्सपीरियंस और फिजियोलॉजी, सब में मकारी टॉप पर है, इसलिए ए ट्रेन स्पीडस्टर को बीट नहीं कर पाएगा। ट्रांसलूसेंट वर्सेस आयरन मैन। अब वैसे तो मैं ट्रांसलूसेंट को ऐड नहीं करने वाला था, लेकिन ये पहले 7 का मेंबर हुआ करता था, और द बॉयज यूनिवर्स में ऐसा कोई नहीं है जो आयरन मैन से डायरेक्टली कॉम्पीट कर सके, इसलिए ट्रांसलूसेंट आज हमारे लिस्ट में है। अब इस बंदे की बॉडी कार्बन से बनी है, जिसकी वजह से इनविजिबल हो सकता है, और इसे बाहर से डैमेज देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन इसकी बॉडी के अंदर से एक नॉर्मल ह्यूमन जैसा ही है। तो जब आयरन मैन सामने आएगा तब ट्रांसलूसेंट की इनविजिबिलिटी किसी काम की नहीं रह जाएगी, क्योंकि आयरन मैन अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन्फिनिट विजन से ट्रांसलूसेंट को ट्रैक कर लेगा। और हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ट्रांसलूसेंट इलेक्ट्रिक अटैक से वीक हो जाता है, और मार्क 50 और मार्क 85 में दुनिया भर के इलेक्ट्रिक अटैक्स देखने मिल जाते हैं, इसलिए आयरन मैन के वेपन्स हेवी डैमेज दे देंगे ट्रांसलूसेंट को। तो ओवरऑल देखें तो आयरन मैन के सामने ट्रांसलूसेंट कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इनविजिबल होते हुए भी आयरन मैन उसे देख सकता है। इलेक्ट्रिक अटैक ट्रांसलूसेंट की एक बड़ी वीकनेस है, और साथ में आयरन मैन के पास अपना आर्मर है, जिसकी वजह से ट्रांसलूसेंट के अटैक्स का कोई असर टोनी स्टार्क पर नहीं होने वाला। इसलिए आयरन मैन काफी ज्यादा सुपीरियर है ट्रांसलूसेंट से, और एक फेयर फाइट में आयरन मैन इजीली ट्रांसलूसेंट को बीट कर देगा। सिंडी वर्सेस स्कारलेट विच। अब सिंडी द बॉयज के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर में से एक है, जिसके पास टेलीकिनेटिक पावर्स है, और ये चाहे तो नॉर्मल इंसानों को अपनी पावर से क्रश कर सकती है। इनफैक्ट ये स्टारलाइट को मार सकती थी, वो तो स्टारलाइट वहां से भाग गई। लेकिन फीट्स को देखकर पता चलता है कि सिंडी एक पावरफुल कैरेक्टर है। बट स्कारलेट विच भी एक टेलीकिनेटिक यूजर है, और अपने मैजिक से स्कारलेट विच ने नॉर्मल ह्यूमन से लेकर सुपर ह्यूमंस को मार रखा है, इसलिए स्कारलेट विच परफेक्ट ओपोनेंट है सिंडी के लिए। अब जब सिंडी स्कारलेट विच के सामने आएगी तब वो विच को क्रश नहीं कर सकती, क्योंकि अब स्कारलेट विच की बॉडी बहुत ज्यादा ड्यूरेबल बन चुकी है, और इसके पास हीलिंग एबिलिटी है, इसलिए डैमेज होने पर ये सेल्फ हिल हो जाएगी। लेकिन स्कारलेट विच की टेलीकिनेसिस सिंडी से बेटर है, क्योंकि इसने कामर ताज के आधे से ज्यादा लोगों को सिर्फ अपने टेलीकिनेसिस एबिलिटी से बीट किया है, और कैप्टन कार्टर भी टेलीकिनेसिस की वजह से मारी गई थी। ऊपर से हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि स्कारलेट विच के पास रियलिटी मैनिपुलेशन एबिलिटी है। ये बंदी चाहे तो सिंडी के ब्लड से कंपाउंड भी गायब करके रख देगी, जिसकी वजह से सिंडी अपनी पावर्स को खो देगी, या फिर विच चाहे तो सिंडी की पावर्स को एब्जॉर्ब करके इरेज कर सकती है, ठीक जैसे इसने कैप्टन मार्वल के साथ किया था। इसलिए सिंडी कोई मैच नहीं है स्कारलेट विच के सामने।
इनफैक्ट अगर द बॉयज यूनिवर्स के सारे सूप्स एक तरफ हो जाए और दूसरी तरफ सिर्फ स्कारलेट विच हो, तब भी स्कारलेट विच आराम से जीत जाएगी। ब्लैक नोआर वर्सेस ब्लैक पैंथर। अब तो शूरी ब्लैक पैंथर बन चुकी है, इसलिए हम उसे कंसिडर करने वाले हैं। अब हार्ट शेप अप की वजह से शूरी को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और एजिलिटी मिली, लेकिन इसके पास वाइब्रेनियम से बना सूट है जो काइनेटिक एनर्जी को रिलीज करता है, और इस सूट में वाइब्रेनियम क्लॉज है जो अर्थ की किसी भी मेटल को कट कर सकते हैं। और अपने पहली बैटल में शूरी ने नेमोर को बीट कर दिया। ये बात अलग है, नेमोर इस बैटल के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। बट फिर आता है ब्लैक नोर। अब होमलैंडर ने पुराने वाले नोर को मार दिया, इसलिए हमें न्यू नोर देखने मिला। ये ओल्ड वर्जन जितना स्किल्ड फाइटर तो नहीं है, लेकिन शायद वॉट वालों ने इसे बैटल ट्रेनिंग नहीं दी है, पर ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये उड़ भी सकता है। बट नोआर में अब स्लीपिंग प्रॉब्लम देखने मिल जाती है, इसलिए जब ये शूरी से फाइट करेगा तब बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये बीच फाइट में सो जाएगा और ब्लैक पैंथर को अटैक करने का मौका मिल जाएगा। वैसे नोआर चाहकर भी ब्लैक पैंथर को डैमेज नहीं दे सकता क्योंकि इसे स्वॉर्ड अच्छे से चलानी नहीं आती है, और अगर आती भी तो ब्लैक पैंथर के वाइब्रेनियम सूट को कट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। नोआर की फिजिकल अटैक्स भी वेस्ट हो जाएगी क्योंकि सारी एनर्जी काइनेटिक में बदल जाएगी। बट शूरी चाहे तो अपने वाइब्रेनियम क्लॉज से नोआर को बहुत ज्यादा डैमेज दे सकती है, इसलिए जब तक नोआर के पास वाइब्रेनियम से बनी स्वॉर्ड ना हो और स्लीपिंग प्रॉब्लम दूर नहीं होती है, तब तक ब्लैक पैंथर इजीली नोआर को बीट कर देगा। सोल्जर बॉय वर्सेस कैप्टन अमेरिका। अब इन दोनों की बेसिक एबिलिटीज के बारे में तो आप सबको पता ही होगा। कैप ने सुपर सोल्जर सेरम के इंजेक्शन ले रखे और सोल्जर बॉय ने वी लिया था, इसके बाद उस पर रशियंस ने एक्सपेरिमेंट करवा दिए थे। अब इन दोनों की शील्ड को देखे तो सोल्जर बॉय की शील्ड इजीली ओवरहीट होकर टूट गई थी, लेकिन कैप की शील्ड वाइब्रेनियम से बनी है जिसे ब्रेक करना बहुत ज्यादा हार्ड काम हो जाता है। अभी तक सिर्फ थैनोस है जिसने शील्ड को तोड़ा है, इसलिए जब बात आती है वेपन्स की तो कैप के पास बेटर देखने मिलता है। बट सोल्जर बॉय बुलेट प्रूफ बंदा है, जबकि कैप को बुलेट से हर्ट किया जा सकता है। सोल्जर बॉय अपने बीम से सुपर सोल्जर सेरम को तो जला नहीं सकता, लेकिन इस बीम की हीट से कैप्टन को हैवी डैमेज हो सकता है, और ऊपर से सोल्जर बॉय के ऊपर स्लीपिंग गैस का भी कोई खास असर नहीं होता है। और स्ट्रेंथ वाइज ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, लेकिन ड्यूरेबिलिटी लेवल सोल्जर बॉय की ज्यादा बेटर है। पर जब ये दोनों फाइट करेंगे तब कैप्टन की जीतने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कैप बेटर सुपर विलन से फाइट कर चुका है और सोल्जर बॉय बैटल एक्सपीरियंस लैक करता है। ऊपर से कैप की विल पावर बहुत ज्यादा हाई लेवल पर है, वो थैनोस के एंटायर आर्मी के सामने अकेला खड़ा हो गया था, तो सोल्जर बॉय तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए हो सकता है कैप को थोड़ी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी, लेकिन आखिर में कैप ही विनर बनेगा। क्वीन मेव वर्सेस वंडर वुमन। अब सोल्जर बॉय के बाद क्वीन मेव दूसरे ऐसे सूप है जिसने होमलैंडर का खून निकाला था, और मेव के पास अच्छे खासे बैटल स्किल्स भी है और इसने खुद को बेटर बनाने के लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की है, और होमलैंडर भी काफी स्ट्रगल कर रहा था मेव के सामने। अब वंडर वुमन एक परफेक्ट कॉम्पिटिटर है मेव के लिए, बट ऐसी बहुत सारी चीजें जिसमें वंडर वुमन ज्यादा बेटर है। जैसे डायना ज्यादा फास्ट मूव कर सकती है, इसने बेटर सुपर विलन्स को बीट किया है। वंडर वुमन की वेपन्स भी काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, और जहाँ मेव होमलैंडर को बीट करने में स्ट्रगल कर रही थी, वही दूसरी और वंडर वुमन गॉड ऑफ वॉर को बीट कर चुकी है। और साथ में वंडर वुमन की एज 5000 साल है और इसे बचपन से ट्रेनिंग दी जा रही है, इसलिए ओवरऑल देखे तो हर मामले में वंडर वुमन ज्यादा बेटर है, फिर चाहे वो वेपन्स हो या बैटल एक्सपीरियंस। इसलिए जब ये दोनों फाइट करेंगे तब वंडर वुमन इजीली जीत जाएगी। वेब वीवर वर्सेस स्पाइडरमैन। अब ये एक मिसमैच है, क्योंकि स्पाइडरमैन एक ऐसा बंदा है जिसने गली के गुंडों से लेकर लैब एक्सपेरिमेंट और एलियंस तक से फाइट कर रखी है, इसलिए स्पाइडर को अच्छा खासा बैटल एक्सपीरियंस है, जबकि वेब वीवर ने आज तक कोई फाइट नहीं की। ये बंदा नशेड़ी है जो दिन भर नशे में रहता है, और इसकी वेब्स भी पीछे से निकलते हैं जो एक फाइट में अटैक करने के लिए यूज नहीं हो सकते। स्पाइडर के पास ज्यादा स्ट्रेंथ और एक्सपीरियंस है, इसलिए स्पाइडर 2 मिनट के अंदर ही वेब वीवर को नॉकआउट कर देगा। होमलैंडर वर्सेस स्पाइडरमैन एंड इकरस। अब इकरस इटर्नल टीम में सबसे पावरफुल मेंबर है जो उड़ सकता है। इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी लेवल्स भी बहुत अच्छी है, और साथ में इकरस अपने आंखों से लेजर भी प्रोजेक्ट करता है। और सेम कहानी होमलैंडर की है, ये 7 टीम का सबसे पावरफुल मेंबर है जो उड़ सकता है और अपने आंखों से लेजर प्रोड्यूस करता है। अब जब इकरस होमलैंडर के सामने आएगा तब हमें इकरस के कुछ एडवांटेजेस देखने मिलेंगे। सबसे पहले तो ड्यूरेबिलिटी लेवल इकरस की बेटर है क्योंकि इटर्नल है। दूसरी बात, इकरस के लेजर ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि होमलैंडर की तरह उसे लैब एक्सपेरिमेंट से अपनी पावर्स नहीं मिली है। वो एक कॉस्मिक बीइंग है, इसलिए इकरस की जो लेजर्स है वो भी कॉस्मिक पावर से बनती है, जो होमलैंडर को एक हैवी डैमेज दे सकती है। और थर्ड एडवांटेज है बैटल एक्सपीरियंस। होमलैंडर क्वीन मेव से फाइट करने में काफी स्ट्रगल कर रहा था, बट इकरस के पास हजारों सालों का बैटल एक्सपीरियंस है जो होमलैंडर के सामने काम आएगा। ऊपर से होमलैंडर ने इकरस लेवल बीइंग से कभी फाइट नहीं की है, इसलिए कुछ सेकंड बाद ही होमलैंडर समझ जाएगा कि इकरस बहुत अपर लेवल की चीज है। और इस फाइट के दौरान होमलैंडर पावर लेवल का गैप देखते हुए अपनी विल पावर को भी खो देगा और आखिर में हार जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं सुपरमैन की, क्योंकि लास्ट वीडियो में बहुत ज्यादा कमेंट्स आए थे कि होमलैंडर को सुपरमैन के साथ कंपेयर नहीं किया। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो होमलैंडर सुपरमैन की एक पैरोडी है। वो किसी भी एंगल से सुपरमैन जितना फास्ट, ड्यूरेबल और सुपीरियर नहीं है। सुपरमैन चाहे तो इजीली होमलैंडर को अपने पंचेस और लेजर से मार सकता है, लेकिन बिना क्रिप्टोनाइट के होमलैंडर
सुपरमैन को 1% डैमेज भी नहीं दे सकता। सुपरमैन के लिए होमलैंडर एक इंसान ही है जिसके पास लेजर है बस, इसलिए अगर सुपरमैन अपनी पूरी ताकत से होमलैंडर को पंच मारे तो होमलैंडर मारा जाएगा, नहीं तो कम से कम नॉकआउट हो ही जाएगा। इसलिए इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं बनता है। बुचर वर्सेस हल्क। अब बुचर के पास दो टाइप की सुपर पावर देखने मिल जाती है, पहले लेजर्स वाली और दूसरी टेंटिकल्स वाली। अब अगर लेजर वाला बुचर हल्क के सामने आता है तो हल्क के स्ट्रेंथ लेवल को मैच नहीं कर पाएगा। होमलैंडर ने अपने पंचेस से बुचर का खून निकाल दिया था, तो हल्क के पंचेस से तो बुचर का नॉकआउट होना पक्का है, और बुचर की लेजर से सोल्जर बॉय को कुछ नहीं हुआ था, इसलिए हल्क की स्किन को कोई डैमेज नहीं होने वाला। इसलिए हल्क बड़ी आसानी से बुचर को बीट कर देगा। लेकिन जब बात आती है टेंटिकल्स वाले की, तो इसने न्यूमैन को बड़ी आसानी से मार दिया, लेकिन हो सकता है अभी ये होमलैंडर लेवल पर ना हो, क्योंकि अगर बुचर अपने टेंटिकल से होमलैंडर को मार पाता तो वायरस लेकर कभी नहीं घूमता। और न्यूमैन हल्क के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कमजोर है। हल्क की ड्यूरेबिलिटी लेवल इतने अपर लेवल पर रैंक करती है कि उसे टेंटिकल से कुछ नहीं होने वाला। इनफैक्ट हल्क चाहे तो बुचर को अपने हाथों से पकड़ के चीर सकता है, इसलिए बुचर हल्क को बीट नहीं कर सकता, क्योंकि हल्क के एग्रेशन से निपटना बुचर के लिए बहुत ज्यादा हार्ड काम हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ आज की बैटल यही खत्म होती है। अब मैंने थॉर वर्सेस स्टॉर्म फ्रंट को ऑलरेडी कंपेयर कर दिया है, तो अब मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।